Hello, people. How are you all? So, I'm still not doing good. अभी मुझे शायद थोड़ा वायरल सा फील हो रहा है, तो अभी मैं आपकी लाइव क्लास कतई नहीं ले सकती। कल मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मुझे इस वक्त थोड़ी खांसी और कफ भी स्टार्ट हो गया है। ज़ुकाम तो था ही। तो आज हमें मोटिवेशन जो है वो टॉपिक कवर करना है। मोटिवेशन लास्ट टॉपिक है हमारा जो बचा हुआ है, और ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है बिकॉज मोटिवेशन टॉपिक को आप ऐसे समझो कि आपको मोटिवेशन पढ़ना है और साथ में ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन भी पढ़ना है। हमें ये दो टॉपिक पढ़ना है और ये दोनों ही थोड़े से लेंथी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो या तो मैं दो सेपरेट वीडियो करूँगी, मोटिवेशन का अलग और ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन का अलग, या फिर अगर मुझे लगता है हाँ मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ तो मैं इसी वीडियो में दोनों आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दूँगी, बट ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। देखते हैं, अभी तो मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैं कितनी देर तक बोल पाती हूँ। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? तो मोटिवेशन बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर को शुरू करता है, मतलब एक तरीके से हमें पुश करता है कि ये काम करो। जैसे कि अगर भूख लगी है तो भूख लगने के बाद अगर आपको मोटिवेशन होगा तो ही आप जाके खाना खाओगे, खाना बनाओगे। तो ये हमारे बिहेवियर को बेसिकली, ये हमारे बिहेवियर को इनिशिएट भी करता है, शुरू करना, उसको गाइड भी करता है कि किस दिशा में जाना है, और उसको मेंटेन भी करता है कि भाई ऐसा नहीं आपने सिर्फ शुरू किया, किचन तक गए और वापस आ गए, ऐसा नहीं, मेंटेन करके रखो, जाके पूरा खाना बना के खा के आओ। तो मोटिवेशन बेसिकली हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट भी करता है, हमें उस पर कंसिस्टेंट भी रखता है और उसकी इंटेंसिटी को भी बरकरार ये रखता है। दैट इज मोटिवेशन। नाउ मोटिवेशन जो है ये दो तरह का होता है, ठीक है। मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल। कई बार कुछ चीज़ों के लिए हम खुद अंदर से ही मोटिवेटेड होते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हम ये काम करें, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज कई बार हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर से कोई हमें मोटिवेट कर रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए ये बच्ची है, ये एग्जाम में पास होना चाहती है, ये इंटरनली मोटिवेटेड है। वाई? क्योंकि इसको खुद को क्यूरियोसिटी है कुछ नया सीखने की, इसे अंदर से लगता है कि हाँ मैं उसको अचीव करूँगी, और उसको एफिलिएशन मिलेगा, वैलिडेशन मिलेगा, तो इंटरनली उसको सेटिस्फैक्शन और जॉय मिलेगा। इस वजह से वो खुद इंटरनली मोटिवेटेड है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये हो सकता है कि भाई उसको ऐसा लगता है मुझे पास होना पड़ेगा वरना मुझे मेरे पेरेंट्स डांटेंगे, डर है उसे क्रिटिसिज्म का, या फिर जो पनिशमेंट बाहर से मिलेगी वो पनिशमेंट नहीं लेना चाहती, या फिर हो सकता है इसे पता है अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा जिसमें लैपटॉप है। दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अंदर से ये इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है, कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से वो मोटिवेटेड है। तो इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल एंड एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्सटर्नल। दो तरह का मोटिवेशन होता है, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट द थियरीज। तो सबसे पहले फ्रॉइड की थियरी की हम बात करते हैं। ये थियरी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इस थियरी का नाम है ऑब्जेक्ट रिलेशंस थियरी। दिस थियरी इज योर ऑब्जेक्ट रिलेशंस थियरी। फ्रॉइड ने ये थियरी दी थी, मोटिवेशन में उनका ये कंट्रीब्यूशन है। इस थियरी को हम इंस्टिंक्ट थियरी भी कह सकते हैं, और ये SR टाइप ऑफ थियरी है। इन्होंने बेसिकली ये बोला कि हमें भूख लगती है या हमें प्यास लगती है या कोई भी रीज़न है, ठीक है, किसी भी तरह की हमारे शरीर में कमी आ गई, खाना नहीं खाया, शुगर ड्रॉप हो गया, तो भूख लगती है। तो जब भी किसी तरह की कमी आती है उसे हम कहते हैं सोर्स, ठीक है। फिर हमारे को क्या होता है, ये देखो, ये इसमें ना गलत लगा हुआ है सीक्वेंस। सोर्स के बाद एम आता है, ये इमेज गलत लगी हुई है, रुको, ये मुझे याद है लास्ट टाइम भी गलत लग गई थी ये। सोर्स के बाद आएगा एम, देन इम्पीटस, और फिर ऑब्जेक्ट। मैं आपको नीचे समझाती हूँ। सोर्स, एम, इम्पीटस एंड देन ऑब्जेक्ट। सोर्स का मतलब जब भी हमारे शरीर में किसी तरह की कमी आई, जैसे कि ब्लड शुगर कम हो गया, मतलब होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो गया, जो एक लेवल मेंटेन करके हम रख रहे थे बॉडी में, बैलेंस जो था वो डिस्टर्ब हो गया, तो अब हमारा एम क्या है, उस नीड को फुलफिल करना।
फिर इम्पीटस क्या होगा, इम्पीटस मतलब एक तरीके से फोर्स, हमारे अंदर से एक फोर्स आएगा, एक साइकोलॉजिकल फोर्स आएगा कि जाओ उठो खाना खाओ। और ऑब्जेक्ट मतलब वो चीज़ जिससे हमारा नीड सेटिस्फाई होती है। जैसे कि अगर मेरे पास अंदर किचन में सैंडविच रखा है तो सैंडविच खा के मेरी नीड सेटिस्फाई होती है, तो डैट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो केवल आपको ये सिक्वेंस में याद रखना है, डैट इज़ इट, इतना सा ही आपसे पूछना है। सोर्स सेम इम्पीटस ऑब्जेक्ट। ये मैकेनिस्टिक अप्रोच है आपकी, ये भी आप याद रखें, मैकेनिस्टिक अप्रोच है ये, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब होने की वजह से ये थियरी जो है हमारी स्टार्ट होती है। बहुत सिंपल सी थियरी है, बस इतना ही पूछते हैं आपसे। असली थियरी तो ये हल्की ड्राइव रिडक्शन थियरी है। ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है और काफ़ी समझने के लिए ज़रूरी है। हल्की जो थियरी है, क्लार्क हल नाम है इनका, क्लार्क हल ने दी है ये ड्राइव रिडक्शन थियरी। क्लार्क हल ने सबसे पहले ड्राइव वर्ड यूज में अपनी थियरी में लिया। उन्होंने ये कहा कि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, ठीक है। जैसे ये होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा, हमारे अंदर ड्राइव आएगी। क्या ड्राइव आएगी कि वापस से होम्योस्टेसिस को तुम्हें फुलफिल करना है, और हम उससे मोटिवेट होते हैं उस नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि होम्योस्टेसिस था तो आप शांत थे, इक्विलिब्रियम था। जैसे ही वो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, जैसे सपोज करो भूख लगी, प्यास लगी, तो उस नीड की वजह से हमें ड्राइव आई। ये जो ड्राइव है ये इंटरनल आती है, एक तरीके से टेंशन है ये। अब हम उस टेंशन को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बिहेवियर करेंगे, किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खाने से ड्राइव कम हो जाएगी, बैलेंस मतलब नीड सेटिस्फाई हो गई, तो वापस से बैलेंस जो है वो रिस्टोर हो गया। लेकिन ये साइकिल है, मतलब दोबारा कुछ समय बाद दोबारा से भूख लगेगी, दोबारा से साइकिल चलता रहेगा। सिंपल सी थियरी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है ऐसा। तो इन्होंने बोला ये साइक्लिक थियरी है होम्योस्टैसिस की। इन्होंने बात की, इसे पुश थियरी भी बोलते हैं, पुश थियरी ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि हमें ये ड्राइव पुश कर रही है कि जाके अपना काम करो। इसे एसआर थियरी भी बोलेंगे, एसआर बोलेंगे तो इसे मैकेनिस्टिक भी बोलेंगे, ठीक है। ये थियरी जो है मैकेनिस्टिक भी है, एसआर भी है, ये आपको याद रखना है। होम्योस्टैसिस की ये बात करते हैं, ठीक है। सिंपल सी थियरी है। और एक और चीज़, इन्होंने हाइपोथेटिको डिडक्टिव मैथड भी इसको बोला है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मैथड, ये हल से ही रिलेटेड नाम है सारे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब इसका एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला शायद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको फॉर्मूले से समझाती हूँ। बेसिकली क्या चांसेस हैं कि आप उस बिहेवियर को करोगे, जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई होगी, ये आप करोगे, उसके कितने चांसेस हैं, उसे हम कहते हैं SER। SER का मतलब हुआ रिएक्शन पोटेंशियल, मतलब आप रिएक्ट करोगे, या फिर एक्साइटेटरी पोटेंशियल, आप एक्साइट होगे, इसके कितने चांसेस हैं, ठीक है। एक्साइटेटरी पोटेंशियल मतलब चांसेस कि आप वो बिहेवियर करोगे जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो। तो इसको पता लगाने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जो एग्जाम में आपसे पूछते हैं। SER इज इक्वल टू V क्रॉस D क्रॉस J क्रॉस K क्रॉस SHR, ठीक है। ये सारा आपका पॉजिटिव में। अब आएगा नेगेटिव में, माइनस लगा दिया। अब देखो माइनस के बाद जो भी चीज़ है, मतलब ये सारी के सारे इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं। SIR, IR, SOR और आपका SLR, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें माइनस करनी होंगी, इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया, नहीं तो सब पे माइनस लगाना पड़ता, तो कंबाइंड माइनस एक साथ सब पे लग गया। ये इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं, ये मतलब कि रिएक्शन पोटेंशियल को कम करते हैं, तो इन्हें हमें माइनस करना है। अब एक एक चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले हमने बोला वी का मतलब होता है नीड, जितनी ज़्यादा नीड होगी उतना ज़्यादा चांस है कि आप वो काम करोगे। डी मतलब ड्राइव, जितनी ज़्यादा ड्राइव होगी, जितना ज़्यादा टेंशन होगा, उतना ज़्यादा चांसेस है आप काम करोगे। डिले, जितनी देर से आपको भूख लगी है उतने ज़्यादा चांसेस आप खाना खाओगे। अगर 2 मिनट ही लगी हुई है भूख लगते हुए तो हो सकता है आप इग्नोर भी कर दो। अगर आप कॉलेज से घर जा रहे हो और आपको भूख लग रही है और आपका कॉलेज से घर का रास्ता केवल 5 मिनट का है, तो आप घर जाके खा लोगे। लेकिन अगर 2 घंटे का रास्ता है तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज में कैंटीन में कुछ खा के ही निकलना पड़ेगा। तो जे मतलब डिले, जितना ज़्यादा डिले होगा नीड सेटिस्फाई करने के लिए, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप पहले ही वो काम कर लोगे। के मतलब इंसेंटिव साइज, कि आपको जो इंसेंटिव मिल रहा है वो कैसा है। सपोज करो कि खाना खाना है, लेकिन खाने में सपोज करो घर में चपाती आधी ही है, तो आधी चपाती से मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
तो ऐसे में मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं सोचूंगी छोड़ो मम्मी को आने दो, मम्मी आके अच्छे से प्रॉपर खाना बना के ही खिला देंगी, मैं वेट कर लेती हूँ, मुझे अभी नहीं खाना, क्योंकि इंसेंटिव साइज़ बहुत छोटा है, घर में तो केवल आधी सी रोटी है, तो उससे मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर है SHR। SHR मतलब हैबिट स्ट्रेंथ। हैबिट स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेसिकली ये आपकी हैबिट है, ये जो नीड है पहली बार तो आई नहीं है, पहले भी कभी आई होगी, ये सिचुएशन पहले भी आई होगी, तो आपने उसके लिए कुछ हेयरार्की बना के रखी होगी कि सबसे पहले मैं क्या करूँ। जैसे सपोज करो, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो कि आप कॉलेज गए, ठीक है। कॉलेज जाने के बाद आपने देखा आज मेरा लंच बॉक्स जो है वो घर पे रह गया, आज मैं लंच बॉक्स घर पे छोड़ के आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नीड, वी है हमारा नीड, ठीक है। मैं लेबल भी करती चलती हूँ आपके लिए। सबसे पहले वी नीड। अब मुझे लगी भूख, मेरा जो कॉलेज है सपोज करो वो 8 बजे से दोपहर को 3 बजे तक है, तो मुझे 11 बजते ही भूख लगनी स्टार्ट हो गई, 11 बजते ही भूख लगनी स्टार्ट हुई और लंच हुआ 12 बजे, ठीक है। तो 11 बजते ही भूख लगनी स्टार्ट हुई, सोचा था हाँ हाँ खाएंगे, 1 घंटा और 1 घंटा और, 12 बजे देखा तो लंच बॉक्स ही नहीं था। तो मेरी नीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि आई विल रिएक्ट, आई विल फाइंड सम अदर वे। डी मतलब ड्राइव, मुझे कितना ज़्यादा ड्राइव है, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा पुश आ रहा है कि जाओ और खाओ, जाओ और खाओ, कैसी भी खाओ। जे मतलब डिले। अब मेरा लंच हुआ है 12 बजे, कॉलेज चलेगा 2 बजे तक, घर पहुंचने में मुझे 4 बज जाएंगे, तो मतलब 4 घंटे और भूखा रहना बहुत ज़्यादा डिले है मेरे लिए, मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे तो सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब कि मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे भी खाना ही पड़ेगा कैसे भी। के मतलब इंसेंटिव साइज। इंसेंटिव साइज मतलब सपोज करो आपकी फ्रेंड है, वो आपको खाना ऑफर करती है और वो खुद एक चपाती खाती है, वो बोलती है लो इसे एक में से तुम आधी खा लो, तो भाई आधी तो मेरे तो कोई फ़र्क ही नहीं करेगा, आधे आधे से मेरा पेट तो कतई नहीं भरने वाला, तो मैं सोचूंगी नहीं नहीं भाई इससे तो लेने का कोई मतलब नहीं है। तो इंसेंटिव साइज ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा खाना मिल रहा हो तो हम फिर भी खाएंगे। अगर कोई दोस्त ऐसा हो जो खुद ही 4 टिफ़िन लेके आता है, वो बोलता है लो तुम मेरे 2 टिफ़िन खा लो, तो हम फिर भी खाएंगे, तो हम SER होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। फिर है SHR, आपका हैबिट स्ट्रेंथ, जिसको हम कहते हैं हैबिट फैमिली हियरार्की। मतलब कि ऐसा पहले भी कभी हुआ होगा कि मैं मेरा लंच घर पे भूल गई हूँ, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया होगा। सबसे पहले मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है भी कैंटीन जाओ, पैसा दो, खाना लो, खाओ। दूसरा ऑप्शन कि भाई कैंटीन में सपोज करो खाना अच्छा नहीं मिलता, तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई कॉलेज के बाहर एक कैफ़े, वहाँ जाके खा लो। सॉरी, लेकिन कैंटीन जो था वो तो पास था, कैफ़े दूर है, इतने में लंच ब्रेक ही ओवर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन फ्रेंड्स से शेयर कर लो, फ्रेंड्स खुद ही कम खाना लाते हैं, कभी कभी लाते ही नहीं है, सुबह खा के आते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से हम सिक्वेंस में 1 2 3 4 ऐसे क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को लगाते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है से लेकर सबसे वर्स्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो ये आपका अगर आपको लगता है कि हाँ फर्स्ट ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम कर सकता है मेरे लिए, कि भाई हाँ मैं कैंटीन में जाऊँ और खा लूँ, कैंटीन में सस्ते में खाना मिलता है, हमारे आर में अन्नपूर्णा की वो लगी हुई है रसोई, 8 रुपये में खाना दे रहे हैं और सपोज करो बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, तो बेस्ट है, जाओ और खाओ। तो मतलब SHR हाई है तो SER भी हाई होगा। ये सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे, ये जितना हाई होंगे SER उतना हाई होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। अब जो आ गए ये वाले, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, SIR IR SOR और SLR, ये नेगेटिव है। मतलब ये जितने कम होंगे उतना ज़्यादा SER होगा। जैसे कि SIR क्या है, ये है कंडीशनड इनहिबिशन। हो सकता है आपने पहले भी खाना खाया हो, है ना, कैंटीन का, पर वो कैंटीन का खाना अच्छा नहीं था, बेकार था, तो आप ऑब्वियसली नहीं जाओगे खाने, ठीक है। IR मतलब इनिबिटरी रिएक्टिव इनिबिशन, रिएक्टिव इनिबिशन, या आप कह लो फटीग। और फटीग मतलब आप थक गए, आप बोर हो गए, आप रोज़ रोज़ कैंटीन का खा के बोर हो गए, तो आप नहीं जाओगे। SOR मतलब रैंडम एरर, कभी कभी कुछ एरर्स हो जाते हैं, जैसे सपोज करो आप कभी गए हो खाने, मैं बताती हूँ, मैं स्कूल में जब थी उस टाइम पे हमारे स्कूल में कैंटीन थी, उसमें वो लोग पेटीज़ देते थे, बहुत बच्चे खाते थे, 5 रुपये में पेटीज़ मिलती थी हमारे टाइम पे। तो वो पेटीज़ एक बार मैंने पता नहीं खरीदी भी थी या किसी फ्रेंड का बर्थडे था उसने खिलाई होगी, उसमें मुझे आलू का छिलका दिख गया,
तो पता नहीं मुझे उससे बहुत गंदी मिचमिची हो गई। उसके बाद मैंने मतलब 6 से लेकर 12 तक मैं उस स्कूल में पढ़ी हूँ, मैंने कभी भी उसमें पेटीज नहीं खाई, नेवर एवर। वो रैंडम एरर था, या हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ करके, वो लोग छीलते नहीं हो, जोर आता हो, जो भी बात है। तो मुझसे तो वो नहीं खाया गया, मुझे बड़ा गंदा लगा। कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं उनको खाने में कोई कॉकरोच वगैरह ऐसा मिल जाता है, वो रैंडम एरर होता है, पर उसके बाद फिर वो लोग कभी भी वो खाना खाना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो रैंडम एरर मतलब वो चीज़ जो कि रैंडमली हुई, जान करके नहीं की गई, लेकिन उसकी वजह से भी फिर आपका मन नहीं करता। फिर आपका आता है SLR, मतलब कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट। मिनिमम रीइंफोर्समेंट मतलब सपोज करो ऐसा हो रहा है कि उस दिन जिस दिन आप लंच भूले, उस दिन आपके स्कूल वाले वैसे भी आपको फ्री में खाना खिला रहे थे। हमारे स्कूल वाले करते थे, हमारे जो भी फाउंडर थे, या तो उनका बर्थडे था या डेथ एनिवर्सरी थी, मुझे आज तक नहीं पता, पर वो एक दिन ऐसा होता था साल में जिस दिन वो लोग हमें खाना खिलाते थे, चौकीडानी से खाना मंगा के, प्रॉपर अच्छा खाना बढ़िया वाला, पूरे स्कूल को वो लोग जिमाते थे लंच टाइम पे। तो ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट है। अगर उस दिन आपको रीइंफोर्समेंट खुद ही मिल रहा है, आगे से ही मिल रहा है, तो आप क्यों इतना दिमाग लगाओगे, ठीक है लंच बॉक्स भूल गए कोई बात नहीं, खाना तो वैसे भी मिलेगा आज। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी बताई, SIR, IR, SOR और SLR, अगर ये होंगी तो SER होने के चांसेस कम है। ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो चीज़ें पॉजिटिव हैं अगर वो ज़्यादा होंगी तो SER भी ज़्यादा होगा, जो चीज़ें नेगेटिव है अगर वो ज़्यादा होंगी तो SCR कम होगा। ये आपको याद रखना है। ये नेगेटिव फैक्टर्स है जिन्हें हम इनहिबिटरी फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ये हमारे एक्साइटेटरी पोटेंशियल को कम करती है। ठीक है, हम क्यों दिमाग लगाएंगे कि भाई क्यों हम कैंटीन जाए, पैसे वेस्ट करें, आज तो वैसे भी खाना मिलने वाला है, हम क्यों दिमाग लगाए। तो ये कुछ कुछ बातें इन्होंने बताई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो एक बार और वीडियो बैक करके देख लेना, एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे कई बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक दो बातें और मैं आपको बताती हूँ अब। इसमें है क्या नीचे, इसमें नहीं है, चलो। ये जो मैंने आपको बताया के मतलब इंसेंटिव साइज, ये के जो है इंसेंटिव साइज बेसिकली एक क्रेस्पी इफेक्ट है। क्रेस्पी इफेक्ट का मतलब ये होता है आपकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज होगा अगर आपका रिवॉर्ड या फिर इंसेंटिव साइज बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इंसेंटिव साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सपोज करो आज आपको JRF जो है पहले 31,000 मिलती थी, अब वो बढ़ा के 37,000 कर दी, तो मतलब इन्होंने इंसेंटिव साइज बढ़ा दिया, तो ज़्यादा बच्चे और मेहनत करने लग गए। अगर सपोज करो JRF 31,000 से सीधा ये लोग कर दें 70,000, तो आप सोचो आपकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप कितनी ज़्यादा मेहनत करोगे इसके लिए। ऑब्वियसली करोगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा वो पेपर पास करने पे। तो इसीलिए क्रेस्पी साइज ये कहता है, क्रेस्पी इफेक्ट, कि जितना ज़्यादा इंसेंटिव का साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। अगर 31,000 के वो 32,000 ही कर देते तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं बढ़ती जितना 31 से 37 में बढ़ी है। ठीक है, एक और चीज इसमें आती है, रेमिनिसेंस इफेक्ट। रेमिनिसेंस इफेक्ट क्या होता है? ये बोलते हैं कि एक तो आप एक साथ सारी प्रैक्टिस कर लो और एक आप रुक रुक के करो, तो रुक रुक के जब आप करते हो तो वो बेटर होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस इज बेटर देन मास प्रैक्टिस। एक साथ बहुत सारा काम करोगे तो वो इतना अच्छा नहीं आएगा परफॉर्मेंस, जितना कि आप बांट बांट के ब्रेक ले लेके करोगे। ऑब्वियस बात है, कभी देखना भी होमवर्क अगर आप कंटिन्यू करते हो एक साथ 4 घंटे तक, तो लास्ट तक तो गंदी राइटिंग हो जाती है। रुक रुक के गैप में करोगे तो अच्छा होमवर्क आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगली थियरी पे आते हैं। ये है आपकी अराउजल थियरी। ये जो थियरी है, दिस इज योर अराउजल थियरी ऑफ मोटिवेशन। किसने दिया? ये यर्क्स एंड डॉटसन। यर्क्स एंड डॉटसन ने लॉ भी दिया, यर्क्स डॉटसन लॉ। ये ऐसा कहते हैं कि जो अराउजल होता है, ये अराउजल इंक्रीज होता है हमारी परफॉर्मेंस, मतलब ये अराउजल की वजह से हमारी परफॉर्मेंस एक अप टू लेवल तक इंक्रीज होती है, लेकिन उसके बाद फिर गिर जाती है। मतलब कि बेसिकली हमें हमेशा अराउजल का एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए। बहुत कम अराउजल या बहुत ज़्यादा अराउजल हमारी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, ये इन्होंने बताया।
इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला टास्क पे भी डिपेंड करता है कि अराउजल कितना होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपका जो टास्क है वो डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्ट टास्क में आपका अराउजल लो होना चाहिए। अगर आपका टास्क बहुत इजी है तो आपका अराउजल हाई होना चाहिए, और अगर आपका अराउजल मीडियम है तो आपको, अगर आपका टास्क जो है उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है अगर वो मीडियम है तो आपको अराउजल भी मीडियम लेवल का ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ना तो ज़्यादा अराउजल हो ना कम हो, और ऑप्टिमल हो। और ऑप्टिमल किसके लिए कितना है वो भी बताया है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट के लिए ऑप्टिमल है कि कम हो, ईजी के लिए ऑप्टिमल है कि हाई हो, और मॉडरेट के लिए ऑप्टिमल है कि मॉडरेट ही हो। ये इन्होंने बताया है। तो आप ये नोटिस करो, इनका जो कर्व बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप। इन्वर्टेड यू, उल्टा यू रिलेशनशिप किस किस के बीच में है ये, बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस। अराउजल और परफॉर्मेंस के बीच में इन्वर्टेड यू वाला रिलेशनशिप है। इसको कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप भी हम इसे बोलेंगे, इन्वर्टेड यू या फिर कर्वी लीनियर, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर आपका बहुत इजी टास्क है तो स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट टास्क है तो स्ट्रेस कम होना चाहिए, मॉडरेट है तो मॉडरेट होना चाहिए। चलिए, अब अब्राहम मास्लो की थियोरी की हम बात करते हैं। तो अब्राहम मास्लो ने ओरिजिनली जो थियोरी दी थी उसमें उन्होंने 5 वो बताए थे स्टेजेस। हायरार्की है ना, तो उसमें 5 स्टेजेस उन्होंने बताए थे, 5 नीड्स बताई थी बेसिकली, पिरामिड फॉर्म में ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, बॉडी की नीड्स होती हैं, खाना पानी स्लीप सेक्स ये सब आती है इस पर। बेसिक क्या है, हंगर थर्स्ट और सेक्स। इसके ऊपर आती है सेफ्टी नीड। जब आपके पास खाना हो गया पानी हो गया तो आपको शेल्टर की टेंशन होती है कि भाई हमारे पास शेल्टर होनी चाहिए, हमारे पास घर होना चाहिए जहाँ हम रहें, हम सेफ सोसाइटी में रहें। सोशल नीड्स होती हैं उसके बाद, सोशल नीड्स बोल लो या इसको बिलोंगिंगनेस नीड बोलो, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, कि भाई अब घर आ गया तो घर वाले भी तो हो, बिलोंगिंगनेस नीड। फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कुछ लोग हो सुख दुख बांटने वाले। उसके ऊपर आती है एस्टीम नीड। एस्टीम मतलब रिकॉग्निशन, हमें लोग जाने पहचाने, हमारी इज्जत करें, हम खुद की इज्जत करें। और सबसे ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आपको लगता है कि येस आई हैव डन द बेस्ट, ये पीक एक्सपीरियंस है, मैंने अपना बेस्ट कर लिया, मुझे अपना फुल पोटेंशियल मिल गया। ये इन्होंने बताया। अब्राहम मास्लो ने ये पूरी थियोरी दी। इन्होंने कहा सारे ह्यूमंस जो हैं उनका गोल है एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना, हर कोई एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना चाहता है। दिस इज़ द गोल ऑफ ऑल ह्यूमंस। सारे ह्यूमंस का गोल है कि हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना है। और जो नहीं पहुंच पाएगा उसका क्या होगा, उसको पैथोलॉजी हो जाएगी, उसे कुछ तकलीफें हो जाएंगी। क्या बोलते थे, मैं नाम भूल गई, कुछ मेटा पैथोलॉजी था या ऐसा कुछ था, कुछ इन्होंने बताया। ठीक है, बाद में इसको इलेबोरेट करके इस तरीके से इन्होंने 8 नीड्स में कन्वर्ट कर दिया, 5 से ये ले गए 8 पे। नीचे की सेम है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, लव, एस्टीम, यहाँ तक सेम है। इसके बाद इन्होंने उसमें ऐड की कॉग्निटिव नीड। कॉग्निटिव मतलब आप चीज़ों को और जानना चाहते हो, आप और स्टडी करना चाहते हो, चीज़ों को जानना चाहते हो। एस्थेटिक नीड मतलब आप अपने आसपास के वर्ल्ड में सुंदरता देखते हो, पेंटिंग्स देखते हो, अच्छी जगह जाते हो, वहाँ एनवायरनमेंट में सुंदरता देखते हो। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आप अपना बेस्ट करते हो। और फिर ट्रांसेंडेंस है। ट्रांसेंडेंस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है पर थोड़ा अंतर है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली, सपोज करो आपने कोई काम किया और वो काम डिफ़िकल्ट था पर आपने एकदम से कर लिया, तो आपको पीक एक्सपीरियंस होता है कि ओ माई गॉड मैंने ये काम कर लिया। ठीक है, ये लेकिन कुछ समय का ही होता है, फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए ही आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हो, वाओ मैंने ये कर लिया। 8-10 मिनट के लिए आपको लगेगा येस आई हैव डन दिस। एक मैथ्स का प्रॉब्लम था, बहुत हार्ड था, आपने कर लिया, तो 5-10 मिनट के लिए लगता है ना यस मैं इतना स्मार्ट कब से हो गया। ट्रांसेंडेंस थोड़ा सा लॉन्गर चलता है, ये प्लेटिव एक्सपीरियंस है, मतलब कि आप यहाँ पे आए और अब आप इस प्लेटिव को फील कर रहे हो लंबे समय तक, फॉर मंथ्स, कोई कई महीनों तक आपको अच्छा लगेगा। जब आपको जेआरएफ मिलेगा ना तो कई महीनों तक आप खुश रहोगे, कई महीनों तक आप बहुत मान फील करोगे, कई महीनों बाद आप वापस नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन कई महीनों तक वो चलेगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कुछ समय का होता है, ट्रांसेंडेंस थोड़े लंबे समय का होता है, बस इतना सा फर्क है और कुछ ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। अब इनकी थियोरी के बारे में 2-3 बातें और मैं बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए।
इन नीड्स को दो तरीके से बांटा है, डेफिशिएंसी और ग्रोथ। डेफिशिएंसी नीड्स वो हैं जो कि अगर हमें नहीं मिलती तो उनकी कमी हमें खलती है, हमें लगता है कि ये नहीं है तो हमें लगेगा कि हाँ यार ये भी ज़रूरत है। खाना नहीं मिलता, पेट भूखा होता है, तब समझ में आता है यार भूख है, वरना हम ध्यान ही नहीं देते। जब तक पेट भरा हुआ है तब तक भूख भूख नहीं लगती। सेफ्टी नीड्स, घर नहीं होता, किराए के मकान पे रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आसपास चोरी चकारी का डर है, सेफ एनवायरनमेंट में नहीं रहते, तो सेफ्टी नीड नज़र आती है। कभी रात को, अगर मेरे जैसे इंसान जो रात को कभी भी ट्रैवल नहीं करता और एकदम से कभी रात को ट्रैवल करना लग जाए, तब मुझे लगता है यार सेफ्टी भी कोई चीज़ होती है, मुझे डर लग रहा है। तो सेफ्टी नीड आपको तब नज़र आती है जब आपके पास वो ना हो। बिलोंगिंगनेस एंड लव, जिसका भरा पूरा परिवार है, हर कोई प्यार करता है एक दूसरे से, वहाँ पे उनको ये नीड लगेगी ही नहीं। जो लोग अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड हैं, फैमिली से दूर है, उन्हें लगता है कि यार ये भी एक नीड है। जिनको लोग ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, उन्हें एस्टीम नीड्स नज़र नहीं आती। जिन्हें नहीं मिलती, जिन्हें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, ऑफिस में बॉस डांट देता है, उन्हें लगेगा यार एस्टीम चाहिए। तो ये वो नीड्स हैं जो कमी होने पे ही नज़र आती हैं, इन्हें बोलते हैं डी नीड्स। इनके ऊपर आती है ग्रोथ नीड्स या बी नीड्स। बी मतलब बीइंग नीड्स, मतलब कि ये हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कॉग्निटिव नीड, एस्थेटिक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ट्रांसेंडेंस, ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इनके ना मिलने से हम में कोई कमी नहीं आएगी। ये वाली ऐसी है नीचे की चार, जो नहीं मिलेंगे तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन ऊपर वाले में कोई कमी नहीं आएगी। बेसिकली वो हमें केवल और ग्रोथ की तरफ लेकर के जा रही है, इसीलिए इन्हें मेटा नीड्स भी कहते हैं। मेटा मीन्स थोड़ा हायर लेवल, तो दीज आर मेटा नीड्स, हायर लेवल ऑफ नीड्स, ये इन्होंने बताया। ठीक है, अच्छा अब एक और बात, इन्होंने ये कहा एक नीड फुलफिल होगी तो आप ऊपर जाओगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे की नीड पूरी 100% फुलफिल नहीं होती, कुछ परसेंट फुलफिल होती है, तो भी आप ऊपर जंप कर जाओगे, फिर थोड़ी फुलफिल होगी फिर ऊपर चले जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि नीचे की नीड 100% फुलफिल होगी तो ही आप ऊपर जाओगे, आप थोड़ा थोड़ा फुलफिल करके भी ऊपर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस सारी नीड्स करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये जंप कर दी और फिर डायरेक्ट ऊपर चले गए, नो, आपको जाना सारी स्टेजेस पे है, लेकिन ज़रूरी नहीं है 100% अचीव करो। इसके अलावा प्रोग्रेस तभी मानी जाएगी जब आप ऊपर की तरफ जाओगे। अगर आप नीचे जा रहे हो तो वो प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेशन इज ओनली अपवर्ड, अगर ऊपर जा रहे हो तो ही है। एंड इट इज नॉट ऑटोमेटिक, अपने आप नहीं होगा। यू हैव टू गिव एफर्ट्स, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे तभी आप ऊपर जा पाओगे। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने एक और चीज़ बताई, जोनाहा कॉम्प्लेक्स। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। जोनाहा कॉम्प्लेक्स क्या है? फियर ऑफ सक्सेस। कभी कभी हमें ऐसा लगता है यार टॉप पोजीशन पे पहुंच गए तो लोड ज़्यादा आ जाएगा, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ। फीमेल्स को होता है, कंपनीज में हायर पोजीशन पे नहीं जाते, प्रमोशंस नहीं लेते, क्यों? उन्हें लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, उन्हें अपने पोटेंशियल से ही डर लगता है। कोई प्रमोशन ऑफर कर रहा होता है तो कई बार वो सोच के मना कर देते हैं, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। दैट इज जोनाहा कॉम्प्लेक्स, ये इन्होंने बताया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको आगे की थियोरी भी बता देती हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं फ़िलहाल बोल पा रही हूँ तो मैं और आगे का भी आपको बता देती हूँ, ज़्यादा लेंथी अभी वीडियो नहीं हुआ है। तो अब जो हम थियोरी करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक भी मोटिवेशन की ही थियोरीज हैं। जैसे कि हमने बात की सेल्फ डिटर्मिनेशन थियोरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियोरी जो है ये दी है रायन एंड डेसी, रिचर्ड रायन एंड एडवर्ड डेसी, इन दो जनों ने ये दी है। रायन एंड डेसी ने बोला सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को सपोर्ट करते थे। 1960 में इन्होंने थियरी दी है। इन्होंने ये कहा बेसिकली कि हमारी तीन नीड्स हैं, ह्यूमंस की तीन बेसिक नीड होती है, ऑटोनॉमी, कंपिटेंस और रिलेटेडनेस। ठीक है, ऑटोनॉमी, कंपिटेंस एंड रिलेटेडनेस, ये तीन नीड है। ऑटोनॉमी मतलब हम ऑटोनॉमस होना चाहते हैं, हम हमारी लाइफ खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। कंपिटेंस मतलब हम चाहते हैं कि हम एनवायरनमेंट को अच्छे से इफेक्टिवली डील कर सकें। और रिलेटेडनेस मतलब वही बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, लोगों को हम जाने, लोग हमें जाने, हमारे पास अच्छे खासे लोग हों। अब इन्होंने ये कहा ये फुलफिल होती हैं उस बेसिस पे तीन तरह के कॉजेलिटी ओरिएंटेशंस होते हैं। 3 कॉजेलिटी ओरिएंटेशंस। एक है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब जिसमें आपकी ऑल 3 नीड्स फुलफिल्ड, तीनों नीड्स आपकी फुलफिल हो गई। फिर आता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड में क्या होता है बेसिकली आपका कंपिटेंस और रिलेटेडनेस फुलफिल हो जाती है, ऑटोनॉमी फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए आप कंट्रोल्ड हो।
और लास्ट है इम्पर्सनल, इसमें कोई सी भी फुलफिल नहीं होती, इम्पर्सनल में कोई सी भी नीड फुलफिल नहीं होती, ये इन्होंने बताया। तो जो इंसान सपोज करो बिल्कुल कोई सी भी नीड फुलफिल नहीं कर पाता, वो इंसान मतलब कि ये क्या इमेज कट गया क्या, मुझे लग रहा है इमेज कट गई है, अगर ऊपर भी लिखा हुआ था। एक सेकेंड, ये आएगी क्या वापस, लेट मी चेक, अगर ये वापस आती है तो। हाँ ये थोड़ी सी कुछ हुआ है इसमें, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि आप ए मोटिवेटेड हो जाओगे अगर आपकी तीनों ही नीड्स फुलफिल नहीं होती, मतलब आप ए मोटिवेटेड हो। फिर अगर आपकी कुछ कुछ फुलफिल होती है तो आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, और अगर सारी की सारी फुलफिल होती है तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, अंदर से आप मोटिवेटेड हो, ये इन्होंने बताया। तो ये एक कंटिन्यूम पे चलता है, तो ये एक बार आप रीड लगा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार आप रीड लगा लेना। इसके बाद हम बात करते हैं जकरमैन की सेंसेशन सीकिंग की। जकरमैन जो थे, इन्होंने सेंसेशन सीकिंग पे काम किया। इन्होंने कहा कई बार क्या होता है, लोग केवल ड्राइव्स को रिड्यूस करने के लिए काम नहीं करते। इन्होंने ड्राइव रिडक्शन का खंडन किया। इन्होंने कहा लोग कई बार इसलिए भी कुछ काम करते हैं क्योंकि उन्हें सेंसेशन चाहिए, उन्हें थोड़ा सा किक चाहिए होती है। तो सेंसेशन सीकिंग के इन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं, 4 एलिमेंट्स बताए हैं, बस वो आपको याद रखना है। थ्रिल एंड एडवेंचर सीकिंग, लोग थ्रिल चाहते हैं इसलिए बंजी जंपिंग और इस तरह की चीज़ें करते हैं। एक्सपीरियंस सीकिंग, उन्हें एक्सपीरियंस सीक करना है, नए नए बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, अनफैमिलियर जगह जाना है। डिसइनिबिशन, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। डिसइनिबिशन का मतलब कई बार क्या होता है, वो ऐसे काम करते हैं जो कि बेसिकली लोगों को मना किया जाता है, इनिबिट किया जाता है करने से, ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं वो, अल्कोहल, ड्रग्स, इस तरह की चीज़ें करते हैं। और फिर लास्ट है बोर्डम ससेप्टिबिलिटी। बोर्डम ससेप्टिबिलिटी का मतलब कई बार वो रिपीटेड काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से भी फिर वो क्या करते हैं, कुछ सेंसेशन सीख करने के लिए जाती हैं। सिंपल सा है, बस ये 4 चीज़ें याद कर लेना, ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक का टॉपिक हमारा नॉर्मल मोटिवेशन था। अब जो थियरी आएंगी वो आएंगी ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन की। ऑर्गेनाइजेशन की जो थियरीज है मोटिवेशन की, उन्हें हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है, कंटेंट और प्रोसेस। कंटेंट थियरी वो होती हैं जो कि फोकस करती हैं कि लोगों को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, व्हाट, क्या मोटिवेट करता है लोगों को। और प्रोसेस थियरी ये कहती है कि बेसिकली हमारा जो सक्सेस अचीव करने का प्रोसेस है उसका केवल एक पार्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस तक जाने का जो प्रोसेस है उसका केवल एक पार्ट ही है मोटिवेशन। जबकि कंटेंट थ्योरी फोकस करती है कि लोगों को कौन कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। तो आप देखो कंटेंट थ्योरी में मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड आती है जो हमने ऑलरेडी कर ली, हर्जबर्ग 2 फैक्टर, मैकलैंड 3 नीड्स, मैकग्रेगोर एक्स एंड वाई, एल्डेफर ERG, मेयोज, तो मेयोज की हमारे को नहीं करनी, बाकी ये सारी हम करेंगे। प्रोसेस में एडम्स इक्विटी, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी, टेलर्स मोटिवेशन, बेंड्यूरा, ये बहुत सारी एक्स्ट्रा, इतनी हम नहीं करेंगे, मैं आपको जितनी करवाऊँ उतनी बहुत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डेफर की थियरी की। एल्डेफर की ERG थियरी देखो बिल्कुल मैस्लो की थियरी है, बस उन्होंने इनकी नेमिंग थोड़ा अलग तरीके से कर दी। इन्होंने बोला जैसे मैस्लो की नीचे की जो 2 नीड्स थी वो एग्जिस्टेंस नीड है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। इसके बाद है रिलेटेडनेस नीड, तो रिलेटेडनेस नीड जो है ये हमारी सोशल नीड्स हैं, मतलब लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली। और ग्रोथ नीड ऊपर की 2 नीड्स है हमारी, ये इन्होंने बताया बेसिकली। तो बस इतना सा आपको याद रखना है, ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ। इन्होंने क्या बोला, ई में कौन सी आ गई, 2 नीचे की, आर में 1 बीच की, और ग्रोथ में ऊपर की 2। मैस्लो की थियरी के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस नाम बदल दिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर की नीड फुलफिल नहीं होती तो हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आने को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन, जब ऊपर की नीड फुलफिल नहीं हुई तो आप नीचे आ जाते हो और नीचे की नीड को फुलफिल करने में लग जाते हो। ये फेलियर है बेसिकली एक तरीके से, दिस इज अ फेलियर, क्योंकि हम तो ऊपर जाना चाहते हैं, प्रोग्रेस तो ऊपर जाने पे आएगी, नीचे जाने पे नहीं आएगी। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थियरी बहुत सिंपल थियरी है। इन्होंने बोला 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर्स वो होते हैं जिन्हें अगर आप बढ़ाओ तो जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, ठीक है।
जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, रिकॉग्निशन बढ़ाओ, लोगों को सैलरी मतलब अगर आप ज़्यादा दो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दो, तो ऐसे में जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। दूसरे और हाइजीन फैक्टर्स वो हैं जिन्हें अगर आप कम करोगे तो जॉब से जो लोग डिससैटिस्फाइड होते हैं, डिससैटिस्फैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि वर्किंग कंडीशंस अगर आप सुधारो तो लोग डिससैटिस्फैक्शन उनका कम हो जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी सुधारो तो डिससैटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि इससे सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, वो कह रहे हैं डिससैटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। जैसे वर्किंग कंडीशन, को वर्कर रिलेशन, पॉलिसी, रूल, सुपरवाइजर क्वालिटी, सैलरी, इस तरह की चीज़ों को अगर आप बढ़ाते हो तो लोगों में जो डिससैटिस्फैक्शन की भावना है वो कम हो जाएगी। और सेटिस्फायर्स को अगर आप बढ़ाते हो, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ, तो ऐसे में सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। ये आप थोड़ा सा याद रखना, बस इतना सा इन्होंने बताया है और कुछ भी इसमें अलग इन्होंने नहीं बताया। मैकलैंड की थियरी नीड्स की, तो मैकलैंड ने ये बोला कि हमारे अंदर जो नीड्स होती हैं वो लर्नड होती हैं, इन्नेट नहीं होती, हम यहाँ आके सीखते हैं। 3 तरह की नीड्स बताई, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, इन्होंने टीएटी जो टेस्ट था उसको भी यहाँ पे यूज में लिया है, टेस्ट ए परसेप्शन मेथड, जो टेस्ट ए परसेप्शन टेस्ट था, सॉरी थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट जो था उसको इन्होंने यूज में लिया। उसके बेसिस पे मतलब उस थियरी में उसने भी, इस टेस्ट ने भी इन नीड्स को आइडेंटिफाई किया है बेसिकली। तो इन्होंने ये 3 नीड्स बताई जो लर्नड है। इन्होंने ये बोला कि जिन लोगों में अचीवमेंट की नीड कम होती है वो लोग कैसा बिहेव करते हैं, और जिनमें ज़्यादा होती है वो लोग कैसा करते हैं। इस पर क्वेश्चन आया है। जिनमें अचीवमेंट की नीड कम होती है वो लोग अचीव करना ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, जिनमें लो है वो लोग अचीव करने की नीड जो है वो कम रखते हैं, और ऐसे में वो फेलियर को अवॉइड करना ज़्यादा चाहते हैं। दे वॉन्ट टू अवॉइड फेलियर। तो अगर अवॉइड करना है फेलियर को तो ऐसे में ईजी टास्क को वो लोग लेंगे। इस पर क्वेश्चन आया कैसे टास्क लेते हैं। ये लोग ईजी टास्क लेते हैं क्योंकि इनको फेलियर नहीं चाहिए, इनको अचीवमेंट जो है वो बहुत कम चाहिए और फेलियर जो है वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, इनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इनको लगता है कि बाहर से कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लक पे हमारी जीत तय है, लक से जीतते हैं, हमारा खुद का कोई रोल नहीं है। इन्हें कभी भी फीडबैक नहीं चाहिए, ये लोग अपने परफॉर्मेंस से का कोई रिव्यू नहीं चाहते, ये बस चाहते हैं सैलरी आती रहे, टास्क भी इजी देते रहो। हाई जिनमें होती है वो लोग वो होते हैं जो मॉडरेटली चैलेंजिंग टास्क लेते हैं, मॉडरेटली चैलेंजिंग मतलब कि ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, क्योंकि ज़्यादा हाई लेंगे तो हार जाएंगे, वो भी ये नहीं चाहते। बहुत लो लेंगे तो इनको किक ही नहीं आएगा कि हमने कुछ किया भी है। ये लोग ज़्यादा मतलब सक्सीड होना चाहते हैं, तो इसलिए मॉडरेट सा काम लेते हैं। इनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, इन्हें लगता है हम खुद हमारी जीत तय करेंगे। इन्हें इवैल्यूएशन और फीडबैक ये सब पसंद आता है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब देखो आप इन सारी थियरीज को कंपेयर कर सकते हो। मैस्लो की जो थियरी थी उसके जो ऊपर के 2 थे यही ग्रोथ बने हैं, नीचे के जो ये एक है यही एफिलिएशन वाला आपका रिलेटेडनेस बना है, और सिक्योरिटी और फिजियोलॉजी वाला एग्जिस्टेंस बना है एल्डेफर की थियरी का। हर्ट्जबर्ग की थियरी के बेसिस पे देखें तो ऊपर के जो ये 2 हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम, ये मोटिवेटर है, और नीचे के तीनों आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं। और अगर मैकलैंड की थियरी का देखिए तो आपका ऊपर के 2 जो हैं ये नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर पावर है, और नीचे के जो आपके तीनों हैं एफिलिएशन, सिक्योरिटी, फिजियोलॉजी, ये सारे के सारे आपके एफिलिएशन है। बेसिकली देखा जाए तो नीचे के 2 जो हैं वो एफिलिएशन में ना भी मानो तो चलेगा। इनके मैकलैंड के जो थे वो यहाँ एफिलिएशन तक ही खत्म हो जाते हैं, नीचे के 2 पे उन्होंने फोकस ज़्यादा नहीं किया मैकलैंड ने। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। एक मैग्रेगोर की मॉडल आती है मोटिवेशन की, बहुत सिंपल है। इन्होंने बोला 2 थियरी दी है इन्होंने, थियरी एक्स, थियरी वाई। इन्होंने बोला 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो आपका मैनेजर होगा जो अपने अथॉरिटेरियननेस दिखाएगा, मतलब कि टाइटली लोगों को कंट्रोल करके रखेगा, थियरी एक्स में इन्होंने ये बोला। और थियरी वाई में बोला कि ऐसा लीडर होगा जो कि बहुत इंडिपेंडेंस देगा, तारीफ करेगा, रीइंफोर्समेंट भी देगा। मतलब कि यहाँ पे जो मैनेजर है इसकी 2 थिंकिंग है। थियरी एक्स में उसकी थिंकिंग ये है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेजी हैं, इन्हें मुझे पनिश करना है, खींच के रखना है। थियरी वाई में उसका ये मानना है कि एम्प्लॉयज़ बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, इन्हें मुझे
अच्छे से काम करवाना है और इनको रीइंफोर्स भी टाइम टू टाइम करना है। ये इन्होंने बहुत सिंपल सी थियरी दी है। थियरी जेड बाद में डॉक्टर विलियम आउची ने दी थी। ये जापानीज थे, इन्होंने जापान कंपनीज के बेसिस पे दिया था। इन्होंने ये कहा कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी में अगर रखना चाहते हो लंबे समय के लिए तो कैसे मोटिवेट करोगे। तो इन्होंने उसमें ये बोला कि भाई आपको उनको हेल्थ इंश्योरेंस, जॉब सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें देनी है ताकि उनकी लॉयल्टी बढ़े। उनको हॉलीडेज़ दो, वेकेशंस दो, तो ये सारी चीज़ें आप दो। तो इनका ये आउटलुक था कि कैसे लोगों को कंपनी में मेंटेन करके रखना है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, ये सारी आपकी जो थी कंटेंट थियरी थी, सारे रिलेटेड थी आपस में, कुछ इसमें अलग से नहीं था। अब हम बात करेंगे प्रोसेस थियरी की। तो प्रोसेस थियरी ने क्या बोला कि मोटिवेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। कुछ इतना ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि केवल एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, मैकक्लैंड की जो मैंने आपको थियरी बताई, उस थियरी को ही आगे एटकिंसन ने भी वो किया था, बढ़ाया था। वो मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, या तो एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं डाला वो मैंने शायद, एटकिंसन्स थियरी, एटकिंसन्स थियरी ऑफ अचीवमेंट। इन्होंने अचीवमेंट वाला जो नीड था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया एटकिंसन ने। इन्होंने ये बोला कि आप कोई काम करोगे, टेंडेंसी टू अप्रोच एन एक्टिविटी, कोई काम आप करोगे, उसे टीएस से रिप्रेजेंट किया। वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, एक तो मोटिव फॉर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड इंसेंटिव ऑफ सक्सेस। टीएस का मतलब टेंडेंसी टू अप्रोच एन एक्टिविटी। मैं कोई काम करूंगी या नहीं वो डिपेंड करता है इन 3 चीज़ों पे। सबसे पहला, मेरा मोटिव है क्या सक्सेस का, मोटिव फॉर सक्सेस, मैं कितना ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं सक्सेस की तरफ जाऊँ। ठीक है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब चांसेस, कितने चांसेस है कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे सक्सेस मिलेगी। एंड आईएस मतलब इंसेंटिव ऑफ सक्सेस, अगर आपको जेआरएफ करने पे सपोज करो हर महीने 100 रुपये मिलते हैं केवल, तो 100 रुपये इतने ज़्यादा आज के टाइम पे हर महीने के आपका पीएचडी का खर्चा नहीं निकाल सकते, बहुत महंगा पड़ता है। पीएचडी में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, पेपर पब्लिश करना बहुत महंगा पड़ता है। तो 100 रुपये की जेआरएफ के लिए इतनी माथाफोड़ी कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इंसेंटिव ज़्यादा होगा। अगर ये चीज़ें तीनों ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको अप्रोच करोगे, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तो। फिर इसके बाद में इसका उल्टा इन्होंने ये भी बोला कि कई बार क्या होता है, एक सेकेंड इक्वेशन और दी, जो इंसान फेलियर के डर से ज़्यादा ड्रिवन होता है वो क्यों कोई सिचुएशन अवॉइड करेगा, उसका क्या फॉर्मूला है। आप कोई काम क्यों नहीं करोगे उसका क्या फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला ये है, बस एफ लगा दो, मतलब फेलियर। मतलब कि बेसिकली मैं वो काम नहीं करूँगी, टेंडेंसी टू नॉट अप्रोच, वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा मेरे फेल होने के चांसेस हैं, कितना ज़्यादा मेरे को लगता है कि मैं मोटिवेशन कि मैं अवॉइड करना चाहती हूँ फेलियर को, और कितना ज़्यादा मेरे फेल होने का इंसेंटिव है। सपोज करो मैं जुआ खेलती हूँ तो जुए में मेरा इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है फेल होने का। अगर मैं हार गई, मैंने सपोज करो 2 लाख रुपए लगा दिए, तो वो बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि इंसेंटिव वैल्यू वाली बात है। जस्ट अ मोमेंट। ओके सॉरी, तो मैं आपको बता रही थी कि आप किसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हो, आप फेलियर को अवॉइड करना चाहते हो बेसिकली, तो टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, आप वो एक्टिविटी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपको डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो वो तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो कि भाई मैं तो कतई फेल नहीं होना चाहता, प्रोबेबिलिटी फेल होने की बहुत ज़्यादा है, और फेल होने का इंसेंटिव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, इस बार मैंने जब जेआरएफ के लिए फॉर्म देखे तो 1100 रुपये फीस ये लोग ले रहे हैं। अब सपोज करो कोई एक ऐसा बच्चा है जो बहुत टाइम से पेपर दे रहा है और वो इस बार बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि मुझे फेल नहीं होना, मेरी बहुत किरकिरी हो चुकी है बहुत बार घर वालों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, तो ही इज़ हाईली मोटिवेटेड कि मुझे इस बार फेलियर को अवॉइड करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, प्लस उसकी तैयारी इस बार बहुत कम है, तो मतलब चांसेस ज़्यादा हैं फेल होने के, और इंसेंटिव वैल्यू देखो 1100 रुपये लग जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर ये चीज़ें बहुत हाई हैं तो इसका मतलब वो ये एक्टिविटी नहीं करेगा, वो एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरेगा क्योंकि वो फेल नहीं होना चाहता।
अगर सपोज करो वो ऐसा कोई मोटिवेटेड नहीं है, पहली बार एग्जाम दे रहा है, पहली बार तो मैं तो जब गई थी मैं तो बिना सिलेबस देखे ही गई थी, तो मतलब उस वक्त मेरा अवॉइडिंग फेलियर का मोटिवेशन बहुत कम था। प्रोबेबिलिटी मेरे फेलियर की हाँ ऑब्वियसली ज़्यादा थी, लेकिन ठीक है, और इंसेंटिव वैल्यू मेरे हिसाब से उस वक्त फीस इतनी ज़्यादा नहीं लगती होगी, तो वो भी कम थी। तो ऐसे में मेरा उस एक्टिविटी को अप्रोच करने के चांसेस ज़्यादा थे। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। ये आपका एटकिंसन का हो गया। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं हाँ, अब हम बात करते हैं प्रोसेस थियरीज की। तो इसमें सबसे पहले आपके आ जाती है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। विक्टर व्रूम ने ये एक थियरी दी थी, बहुत सिंपल थियरी है। इसमें इन्होंने 3 चीज़ें बोली। ये मोटिवेशन 3 चीज़ों से मिलकर आती है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब आपको क्या लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे कितना परफॉर्मेंस आपको, मतलब आपका परफॉर्मेंस सक्सेसफुल होगा या नहीं। मेरा ये मानना कि मैं जितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ उससे मेरा पेपर पास हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटैलिटी सॉरी, इसका मतलब मेरा एस्टिमेट कि इस परफॉर्मेंस से मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा जो मैं चाह रहा हूँ। वैलेंस कि मेरा जो आउटकम होगा, जो रिवॉर्ड होगा, वो मेरे लिए कितना ज़्यादा कीमती है, कितना मेरे लिए गुड है, ठीक है, फुलफिलिंग है, अट्रैक्टिव है। ये 3 चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। तो इससे आपका बनता है मोटिवेशन या मोटिवेशनल फोर्स। ये बनता है एक तो एक्सपेक्टेंसी, मुझे लगता है हाँ मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे जेआरएफ हो जाएगा, तो मेरा एक्सपेक्टेंसी हाई है। मुझे लगता है अगर मेरा जेआरएफ क्लियर होगा तो मुझे हर महीने स्कॉलरशिप आएगा, इंस्ट्रूमेंटैलिटी हाई है। और वैलेंस हाई है, वैलेंस मतलब जो स्कॉलरशिप आ रहा है वो भी अच्छा खासा अमाउंट है, ये भी हाई है, तो इसका मतलब मेरा मोटिवेशन भी हाई होगा कि मैं वो काम करूँ। ये इन्होंने बताया। व्रूम की इस थियरी को बाद में पोर्टर लॉलर ने एक्सपेंड किया। इन्होंने कहा कि भाई एक्सपेक्टेंसी मॉडल, मतलब कि बेसिकली इन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ इतना सा नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्किल्स और एबिलिटीज़ पे भी ध्यान देना है। केवल मोटिवेशन से काम सक्सेसफुल हो ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर वो स्किल्स और एबिलिटीज़ भी होने चाहिए। ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी हो, आपके अंदर स्किल्स हो। इसके अलावा इन्होंने कहा आपको रोल परसेप्शन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है। ठीक है, मुझसे क्या काम करवाया जा रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि जब भी कोई मैनेजर अपने एनवायरनमेंट में एम्प्लॉय का बिहेवियर को अच्छे से स्टिमुलेट करना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। तो उसको एक तो एफर्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना चाहिए, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो ताकि उनकी एफर्ट्स बढ़े, उनकी परफॉर्मेंस बढ़े। उनको परफॉर्मेंस आउटकम इंस्ट्रूमेंटैलिटी को बढ़ाना चाहिए कि भाई उनको बोलो कि भाई जितना तुम काम करोगे तुम्हें उससे इंस्ट्रूमेंटैलिटी अच्छी मिलेगी और अच्छी सैलरी मिलेगी। और आपको आउटकम वैलेंसेस को भी बढ़ाना चाहिए कि भाई आपका जो भी वैलेंस है उसको आप बढ़ाओ, आउटकम के वैलेंसेस को आप बढ़ाओ। ये इन्होंने बताया। ज़्यादा नहीं करना, बस एक बार ये देख लेना, थोड़ा सा इतना सा इसमें आपको करना है, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आते भी नहीं। देन आपका एडम्स इक्विटी थियरी। एडम ने इक्विटी थियरी दी, अच्छी थियरी है, सिंपल थियरी है, मैंने आपको पहले बताई है सोशल साइकोलॉजी के टाइम पे भी। इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करना। तो इन्होंने बोला मैं कितना इनपुट डाल रहा हूँ, इसको हम डिनोमिनेटर में डालें, मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है। सपोज करो मैं 2 घंटे काम कर रही हूँ और मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं। दूसरा बंदा है वो 4 घंटे काम कर रहा है और उसको सपोज करो 2000 रुपये मिल रहे हैं। आप काट के देखो, रेशियो सेम आ रहा है दोनों का, 500 500, तो मतलब यहाँ पे इक्विटी है, बराबरी है। ठीक है, हमें जितना इनपुट मैंने दिया मुझे उतना मिला आउटपुट, जितना उसने इनपुट दिया उसे उतना आउटपुट मिला, इक्विटी है, दिस इज गुड। लेकिन अगर सपोज करो इक्विटी ना हो, मैं काम कर रही हूँ 2 घंटे, मुझे मिल रहे हैं 1000 रुपये, अगला बंदा काम कर रहा है 1 घंटे और उसे मिल रहे हैं 1000 रुपये, तो यानी कि उसको ज़्यादा मिल रहा है मेरे मुकाबले। दिस इज इन इक्विटी, कम है इक्विटी, सही नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसे में मेरा मोटिवेशन कम हो जाएगा, मैं खुश नहीं रहूँगी। ठीक है, ऐसे में हो सकता है मैं जॉब छोड़ दूँ, एब्सेंट रहने लग जाऊँ, काम कम करूँ, है ना, मैं टाइम पास ज़्यादा करूँ। ये मतलब एक तरीके से हुआ नेगेटिव इक्विटी। नेगेटिव इक्विटी कब हुआ, जब मेरा नुकसान है, मुझे जो है इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनपुट ये कम है दूसरे से। लेकिन अगर सपोज करो मुझे ज़्यादा मिल रहा है, मुझे 2 घंटे में 1000 रुपये मिल रहे हैं, उसको 5 घंटे पे 1000 मिल रहे हैं, तो मतलब मुझे ज़्यादा मिल रहा है,
है तो ये भी इनइक्विटी, लेकिन ये कैसी इनइक्विटी है, ये है पॉजिटिव इनइक्विटी। पॉजिटिव में मेरा फायदा हो रहा है तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मेरा काम करती रहूँगी लेकिन दूसरा नहीं करेगा, तो उसके लिए नेगेटिव हो गई यहाँ पे। तो बेसिकली आपकी दोनों तरफ से ही, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कैसी भी इनइक्विटी नहीं होनी चाहिए, आपके हमेशा इक्विटी होनी चाहिए, तो लोग काम अच्छे से करेंगे। देन आपका नेक्स्ट थियरी आती है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस थियरी। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस थियरी है ये दी थी आई थिंक ग्रीनबर्ग, कुछ ऐसा नाम था, मैं एक बार आपको मेरे नोट्स में से चेक करके बताती हूँ। इनका नाम था ग्रीनबर्ग था, ग्रीनविच था, क्या नाम था, एक सेकेंड, ग्रीनबर्ग, इनका नाम था ग्रीनबर्ग, एक सेकेंड। ये दी है जेरोल्ड ग्रीनबर्ग ने। इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस है, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल और इंटरैक्शनल। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि इनको जो भी सैलरी वगैरह मिल रही है, जो भी पर्क्स मिल रहे हैं, वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हुए या नहीं, मतलब जिसने जितने एफर्ट्स डाले उसको उतना मिला या नहीं, बेसिकली इक्विटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स परसीव फेयरनेस अबाउट आउटकम्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। प्रोसीजरल जस्टिस कि किस फेयरनेस से, मतलब आपने किस प्रोसीजर से चीज़ों को डिवाइड किया, क्या प्रोसेस यूज़ में लिया, क्या मैथड यूज़ में लिया। और इंटरैक्शनल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरपर्सनल और इन्फॉर्मेशनल, ये दोनों मिलके इंटरैक्शनल है। इसका मतलब कि इंटरपर्सनल मतलब इंडिविजुअल्स को क्या लगता है कि ट्रीटमेंट बाय अदर्स, दूसरों को जो मिला वो, और इन्फॉर्मेशनल मतलब उनको इन्फॉर्मेशन सही से दी गई या नहीं, ठीक है। ये चीज़, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो दैट इज़ द डिजायर्ड स्टेट, इनमें से कुछ भी नहीं होता तो दैट इज़ अनडिजायरेबल, ये उन्होंने बताया, ठीक है। इसके बाद एक आपका जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल भी आता है। जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल दिया है हैकमैन और ओल्डहैम ने। किसने दिया ये, हैकमैन एंड ओल्डहैम। इन्होंने बोला कि 5 कोर जॉब डायमेंशंस हैं, 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऑटोनॉमी, फीडबैक, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी और टास्क सिग्निफिकेंस, ये 5 चीज़ें, और ये 5 चीज़ें डिटरमाइन करती है आपका जॉब में आप किस तरह से काम करोगे, कैसे क्या करोगे। तो ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है, इसका एक फॉर्मूला भी है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, MPS, मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर, आप कितना मोटिवेट होते हो। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, स्किल वैरायटी प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ऑटोनॉमी मल्टीप्लाई बाय फीडबैक। अब मतलब समझते हैं, ये तीनों स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ये आपका मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क में आता है। आपका काम कितना वैरायटी का है, आप उस टास्क को कितना आइडेंटिफाई कर पाते हो, मतलब समझ पाते हो, और कितना सिग्निफिकेंट है वो काम करना, वो मतलब काम आपका मीनिंगफुल है अगर ये सब चीज़ें हाई है तो। ऑटोनॉमी मतलब आप ऑटोनॉमस हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो। और फीडबैक मतलब आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपके रिजल्ट्स कैसे रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे, क्या रहा। अगर ये सब चीज़ें हाई होंगी तो आपका मोटिवेशन भी हाई होगा। तो ये सारा आपका फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से बनेगा, ये आपको याद रखना है। एक और थियरी आती है आपके गोल सेटिंग थियरी, ये दी है लॉक ने, लॉक और लैथम ने, 2 जनों ने दी है ये। इन्होंने कहा कि बेसिकली आप किस तरह के गोल्स बनाते हो, अगर आप स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स बनाते हो तो आपका परफॉर्मेंस बहुत हाई होगा। वहीं अगर आप क्लियर गोल्स ना बनाओ या बहुत इजी गोल्स बनाओ तो आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये 5 चीज़ें उन्होंने बताई आपके गोल कैसे होने चाहिए, क्लियर, चैलेंजिंग, कमिटमेंट, फीडबैक, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, इन 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, चैलेंजिंग बहुत ईजी भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, कमिटमेंट होना चाहिए, फीडबैक मिलता रहना चाहिए, और टास्क कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत ईजी भी ना हो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि आपको स्मार्ट गोल्स रखने चाहिए। स्मार्ट स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइमली, ये इन्होंने बताया आपके गोल्स जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए। अगर ऐसे गोल्स होंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। ये कुछ कुछ बातें इन्होंने बताई है। चलिए, तो मैंने आपको जल्दी जल्दी में ये पूरा जो है सारा कंप्लीट करवा दिया। हमने वैसे कुछ भी मिस आउट नहीं किया है, सारा जो मैंने आपको बताया इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद कर लो तो आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये टॉपिक बहुत लंबे हैं, बड़े हैं, तो आपको हो सकता है वीडियो 1-2 बार और देखना पड़े, तो आप देखें इसको,
रिवाइज़ करें, प्रॉपर नोट्स लिखें, और जो टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चे हैं उनको मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूँगी। अब आपका टेस्ट जो है वो मैं शायद कल तो ना रख पाऊँ, मैं हो सकता है परसों आपका टेस्ट रखूँ, क्योंकि आज ही हमने टॉपिक कवर किया है। तो आप लोग इसको पढ़ोगे, इसमें आपको कम से कम 1 दिन जाएगा। मैं सुबह से ट्राई कर रही थी वीडियो कि मैं अपलोड कर दूँ, पर मैं कर नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ही खांसी हो रही है। अभी भी मैंने खास के ये वीडियो अपलोड किया है, तो आई होप आपको मेरी आवाज़ समझ में आए। इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है, कोशिश करना आज ही वीडियो देख लो। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता उसको कमेंट्स में डाल देना या ग्रुप पे डाल देना, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँगी, ठीक है। कल हम टेस्ट नहीं रखेंगे, हम टेस्ट परसों रखेंगे। हमारी ये वाली यूनिट जो है, यूनिट नंबर 7, ये भी कंप्लीट हो गया है। टेस्ट होगा मंडे को, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10। केवल 2 यूनिट हमारी बचती है, इसके बाद हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, प्लीज़ मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।